सभी मित्रों का हमारे फ्री ऑफ चार्ज ऑनलाइन जीके एंड करंट अफेयर्स के लेक्चर नंबर 8 में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद बचपन स्कूल खुनखुना डिडवाना का। आइए हम बिना ज़्यादा समय को वेस्ट करें आज के थीम लेक्चर यानी आज की जो हमारी थीम रहेगी इस पर्टिकुलर लेक्चर 8 जिसमें आपको कुल मिला के 8 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और उसके साथ में आपको एक्सप्लेनेशन प्लस डिटेल्स भी दी जाएंगी, जिससे कि आप किसी भी अन्य सवाल को उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी अन्य सवाल को जवाब देने में बहुत आसानी महसूस करें, बहुत ही आसानी से आप कोई भी जवाब दे पाएं। तो आज का जो हमारा थीम है, आज का जो हमारा मेन पॉइंट है वो रहेगा टिड्डी। टिड्डी यानी लोकस्ट। अभी रिसेंटली हमने राजस्थान में देखा है कि टिड्डी के अटैक बहुत ज़्यादा हो गए हैं। टिड्डी जो आती है फसल खा जाती है। पूर्णतया किसान जो एक गरीब काश्तकार है जो बहुत मेहनत से अपने रोजी रोटी कमाता है उसके बहुत ज़्यादा खेतों में नुकसान हो जाता है। ये हम रोज़ाना एज एसडीएम मैं रोज़ाना यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ। उसको काफ़ी किसानों की परेशानियों को मेरे द्वारा देखा जाता है। हम कोशिश भी करते हैं उनको मुआवजा देने की, किंतु फिर भी एक खड़ी फसल को नुकसान पहुंचे किसी भी किसान का, ये एक किसान के लिए अपने ही किसी बच्चे की डेथ होते हुए देखने जैसा है, जो बहुत ही दुखद है, बहुत ही ज़्यादा एक जिसे कहते हैं टीस पहुंचाने वाला है। इसलिए आज हमने एक टिड्डी के ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है जिससे आपकी इन टिड्डियों के बारे में जानकारी बढ़ सके। आइए लेट अस प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में उस स्थान का नाम बताइए जहां से टिड्डी पनपकर भारत में आ रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम किसी भी नॉलेज का बेस शुरू करेंगे ओरिजिन से, चाहे हिस्ट्री हो चाहे कोई भी हो, हम हमेशा बात करते हैं ओरिजिन की। तो हमें ये बताना है कि वर्ल्ड में वो जगह, वो स्थान जहां से टिड्डी स्टार्ट हो रही हैं, जहां वो पनप के भारत में आ रही हैं। पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका या यूरोप। तो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, आपने थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी आपने किसानों के एग्रीकल्चर के बारे में, टिड्डियों के बारे में कहीं से भी पढ़ा होगा तो बहुत आसान होगा इसका जवाब। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी अफ्रीका यानी ईस्टर्न अफ्रीका। आइए देखते हैं इसको नक्शे और अन्य डिटेल्स के साथ। बेसिकली ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जिसमें कि कीनिया, सोमालिया और इथोपिया हैं, वहां से हमारा टिड्डी का प्रकोप चालू होता है। ये सारा डेटा जो कलेक्ट हुआ था ये एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसके द्वारा ये डेटा कलेक्ट किया गया है। एफएओ की एक संस्थान है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्थान है डेजर्ट लोकस्ट वॉच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट संस्थान है, इसका नाम याद रखिएगा। किसकी है ये? एफएओ की है। तो बेसिकली इन्होंने स्टडी किया, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से ईस्ट अफ्रीकन देशों से ये टिड्डी निकलते हुए मिडिल ईस्ट, यमन, सऊदी अरेबिया, सूडान, युगांडा, ईरान आई और वहां से पाकिस्तान होते हुए हिंदुस्तान में प्रवेश करी। कीनिया के अंदर पिछले 70 सालों में जो टिड्डी का आउटब्रेक हुआ है सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे विस्मयकारी हुआ है। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये सारी स्टडी करी है। आपको यहाँ पे एफएओ किसका आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी संस्थान का है, तो यूनाइटेड नेशंस का है। डेजर्ट लोकस्ट वॉच जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कौन निकालता है? ये एफएओ निकालती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये दो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे देखिए, आप देखेंगे किस प्रकार से नक्शों में आपको दिखेगा टिड्डी कहां से कहां चालू होके फैल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इथोपिया, ये सोमालिया और ये है कीनिया। तो यहां से टिड्डी निकल के यमन और यहां से निकल के ओमान, सऊदी अरेबिया, ईरान, फिर निकल के पाकिस्तान और फिर हमारे हिंदुस्तान। देखिए यहां पे हमारे देश में आ रही हैं। जैसलमेर, जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर से सीधा नागौर की तरफ। तो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे समय बताया है, समर्स में कहाँ आती हैं, समर का समय था अभी हमारा बारिश से पहले। यहाँ से निकल के ऐसे गई, इधर इस प्रकार से आई और यहाँ से सीधा निकल के इसमें इंडिया के ऊपर पाकिस्तान के थ्रू होते हुए यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसमें भी आपको दो देशों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, एक मंडेरा है और एक और है इंपॉर्टेंट एरिया। ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ओरिजिन है। मंडेरा का आपसे पूछा जा सकता है कि मंडेरा जहां से टिड्डियां ओरिजिनेट हुई हैं, एकदम पिन पॉइंटेड लोकेशन है मंडेरा जहां से टिड्डियां ओरिजिनेट हुई हैं, वो किसके बीच में? वो कीनिया और सोमालिया के बीच में है।
तो आप यहां से बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और कीनिया की राजधानी है नैरोबी। तो आप इस तरह नक्शों से भी काफी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने नक्शे के थ्रू देखा किस प्रकार से टिड्डियों का प्रकोप किन किन देशों में होता हुआ आगे बढ़ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, टिड्डी प्रजनन की क्षमता से पूर्व और जब तक अंडे देने के लिए तैयार नहीं हो जाती टिड्डी किस रंग की होती हैं। बेसिकली हमें टिड्डी का रंग बताना है कि प्रजनन क्षमता से पूर्व और जब तक वे अंडे देने के लिए तैयार नहीं हो जाती तब तक टिड्डी किस रंग की होती हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आसान सवाल है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गुलाबी रंग की। तो बेसिकली टिड्डियां होती हैं गुलाबी रंग की। आइए देखते हैं हम इसका। ये देखिए इस प्रकार के आपको टिड्डी मिलेगी। ये होती है प्रजनन से पूर्व, अंडे देने से पूर्व। अंडे देने के पश्चात रंग बदल लेती हैं, ये हो जाती हैं पीले रंग की। ये पहले की हैं और ये अंडे देने के बाद में। ये होती है मैच्योर टिड्डी, मैच्योरिटी पाली है, अंडे देने की क्षमता भी इनकी हो चुकी है। तो ये हो गई हमारी मैच्योर टिड्डी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और आपको नक्शा बताया यहाँ पे, इथोपिया, ठीक है, उसके बगल में कीनिया, सोमालिया। तो बेसिकली ये सारा हमारा ब्रीडिंग ग्राउंड है पूरा का पूरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ग्राउंड है पूरा का पूरा, ये वाला एरिया, ये हमारा ब्रीडिंग ग्राउंड है इसका, टिड्डियों का। यहाँ से निकल के यमन, यहाँ से निकल के अरेबिया, यहाँ से ओमान, फिर अरेबिया ओमान, और यहाँ से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होती हुई सीधा इंडिया में इनका प्रवेश। तो बेसिकली आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये हवा के साथ साथ हमारे पास आ रही हैं। काले रंग का जो हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, काले काले रंग वाले जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको नक्शे में, ये सारे अडल्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है। और जो लाल रंग का आपको यहाँ पॉइंट्स दिख रहे हैं नक्शे में, ये सारे हॉपर बैंड्स यानी कि पिंक कलर की टिड्डियां हैं, गुलाबी रंग की टिड्डियां हैं। तो बेसिकली जो डेजर्ट लोकस्ट होते हैं वो बचपन में प्रजनन से पूर्व पिंक कलर के होते हैं, लेकिन एक बार जब वो मैच्योर हो जाते हैं, अंडे देने की उनकी कैपेसिटी चालू हो जाती है, अंडे देना शुरू हो जाते हैं, येलो रंग के हो जाते हैं। आमतौर पर टिड्डी का दल 1 लाख से लेकर करोड़ों की संख्या में आ सकता है। यह कितने किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैले हो सकते हैं। एक साथ उड़ते हुए आते हैं ये बहुत बड़े क्षेत्र में, कई 1 लाख एक साथ चलते हुए कई कई करोड़ की संख्या में एक साथ आ सकती हैं। वर्तमान में उत्तर भारत स्पेशली राजस्थान में इनके हमला करीब करीब 3 किलोमीटर के क्षेत्र में एक साथ फैला रहता है। और एक टिड्डी की लंबाई, एक सिंगल टिड्डी की जो लंबाई है वो करीब करीब 4 इंच तक हो सकती है। और इनके नेचर के बारे में थोड़ा देख लें। बड़े ही शर्मीली किस्म की होती हैं टिड्डियां और एकाकी जीवन पसंद करती हैं, किंतु रहती हमेशा ये ग्रुप में है। अटैक ग्रुप में करती हैं, उड़ती भी ग्रुप में है। और बेसिकली जो एरिया होता है इनका, जो एक साथ झुंड आता है इनका, पूरा का पूरा एक साथ झुंड कई 100 किलोमीटर में भी हो सकता है। यानी कि पूरे पेरिस और न्यूयॉर्क के साइज में, आप समझिए इसको, एक पूरे झुंड में एक साथ अटैक करती हैं ये। यानी कि आप अगर मानिए अगर एक बड़ा टिड्डी का अटैक हो तो पूरे पेरिस शहर को कवर कर लेंगे या पूरे न्यूयॉर्क शहर को भी कवर कर सकती हैं। यानी कि एक पूरे के पूरे शहर पे एक साथ अटैक करती हैं ये। बेसिकली 10। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस तरह का अटैक होता है। ये आपको एक तरह से बेसिक आपको दिखाया है, लेकिन ये कई 100 किलोमीटर में फैला हो सकता है। और ये बड़ा ही विस्मयकारी और बहुत ही खतरनाक मंजर होता है किसी भी किसान और किसी भी एरिया के लोगों के लिए। तो बेसिकली अफ्रीका से अरब और अरब से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वहां से होते हुए भारत में टिड्डियों ने हमला किया है, जिसके चलते किसानों को करोड़ों की फसल का नुकसान हुआ है। इस फसल के नष्ट होने से आने वाले समय में खाद्यान्न की कमी भी होगी और महंगाई भी बढ़ेगी। बेसिकली टिड्डी दल में आपको कम से कम 10 लाख टिड्डियां तो मिलेंगी, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। और एक दल के पीछे समानांतर दूरी पे ही दूसरा दल, तीसरा दल, इस तरह से टिड्डियां चलती हैं। तो अब हमने एक और बात देखी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का जो था, उन्होंने एक चेतावनी ये भी दी है कि जून की शुरुआत और जुलाई की शुरुआत में
होने वाली बारिश से भारत और पाकिस्तान में जो टिड्डी हैं इनके अंडे होते हैं उनको फाका बोला जाता है, फाका। ये फलने फूलने लगेंगे और उनमें से फिर टिड्डी के बच्चे निकलेंगे जो आगे चल के और ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, और एक पॉइंट और है यहाँ पे, विशेषज्ञों के अनुसार लॉकडाउन में जो मानव गतिविधियां थी वो काफी कम हो गई थी। तो बेसिकली उन गतिविधियों की वजह से इन टिड्डियों की संख्या अरबों में पहुंच गई है और अब इनके दल बेहद विशाल होते हैं और ये कई किलोमीटर लंबे दलों में एक साथ सफर करती हैं। अब हमारे सामने सवाल आता है, टिड्डियों पे हम चर्चा कर रहे हैं तो इसके डेप्थ में जाएंगे। तो बेसिकली इनको इतनी ऊर्जा कैसे मिलती है कि कई कई सौ किलोमीटर, हजारों किलोमीटर ट्रैवल कर लेती हैं। तो बेसिकली ये रेगुलर टाइम्स पे रात के टाइम में ये एक पर्टिकुलर खेत में, पेड़ों पर जहां भी इनको हरे भरे नए और हरे पत्ते जहां दिखते हैं उनको ये बैठ जाती हैं, उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करती हैं, उससे इनको एनर्जी मिलती है। ये एक टिड्डी का दल पूरा का पूरा पेड़ चट कर जाता है। हरे पत्तों में इनको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होने से इनको बहुत ज़्यादा ये एनर्जी, न्यूट्रिशन मिलता है। और यदि इनको ना मिले हरे और नए पत्ते तो ये सूखी पत्ते और मुरझाए पौधों को भी नहीं छोड़ती हैं, खा लेती हैं लेकिन पसंद नहीं करती ज़्यादा। अब हम बात करते हैं एक मादा टिड्डी कितनी बार अंडे देती है। विशेषज्ञों के अनुसार एक मादा टिड्डी 3 बार तक अंडे दे सकती है और एक बार में लगभग 95 से 158 अंडे तक दे सकती है। टिड्डियों के 1 वर्ग मीटर में 1000 अंडे हो सकते हैं। आप समझिए 1 मीटर बाय 1 मीटर के एरिया में 1000 अंडे टिड्डियों के। नए जो टिड्डी होती है नर टिड्डे, इनका आकार लगभग 60 से 75 mm का होता है और मादा का 70 से 90 mm तक हो सकता है। तो मादा टिड्डे बड़े होते हैं और नर टिड्डे साइज में छोटे होते हैं। बेसिकली टिड्डे बलुई मिट्टी जो होती है वहां के क्षेत्रों में जहां नमी एकत्रित हो सकती है वहां पे प्रजनन करते हैं और प्रजनन के लिए मादा कीट ऊर्जा को लिपिड के रूप में संग्रहित करती है जिसमें पानी होता है। दुनिया भर में टिड्डियों की जो प्रजातियां हैं लगभग 10,000 से भी अधिक हैं, लेकिन भारत में केवल 4 ही प्रजाति मिलती हैं, जिसमें रेगिस्तानी टिड्डा बहुत ज्यादा, डेजर्ट लोकस्ट बोलते हैं इसको, रेगिस्तानी टिड्डा बहुत ज्यादा फेमस है। प्रवाजक टिड्डा, बंबई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा, ये 4 प्रकार की हमारे यहाँ प्रजातियां फेमस हैं। तो आपसे कोई पूछे कि भारत में निम्न में से कौन सी प्रजाति पाई जाती है तो आप इन चारों का नाम याद रखिएगा। इनमें से सबसे जो खतरनाक मानी जाती है वो है रेगिस्तानी टिड्डे। रेगिस्तानी टिड्डियां सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, इनको डेजर्ट लोकस्ट भी कहते हैं रेगिस्तानी टिड्डी। ये टिड्डियां एक दिन में 35,000 लोगों के खाने को चट कर सकती हैं और इन्हीं रेगिस्तानी टिड्डियों की वजह से पूरी विश्व में आबादी के 10वां हिस्सा यानी 10% आबादी के जनजीवन प्रभावित हुआ है। देखिए हमारे रेगुलर न्यूज में अपडेट आ रहे हैं टिड्डियों को लेकर। ग्रामीणों के लिए अब ये बताया जा रहा है कि टिड्डियां तो चली गई हैं लेकिन उनके अंडे अब मुसीबत बन रहे हैं। अंडों को फाका कहा जाता है, फाके निकल रहे हैं उसमें से बच्चे उनके, और आगे चल के ये बहुत ज्यादा समस्या पैदा करेंगी। लगातार कृषि विभाग इसके अंदर कार्य कर रहा है। ये नागौर की न्यूज है। नागौर में कृषि विभाग के उप निदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर हरजी राम जी चौधरी हैं। आपने इनके स्टेटमेंट्स अखबारों में आते रहते हैं, पढ़े होंगे। तो बेसिकली आप इस पूरे आर्टिकल को स्टडी करें तो इसमें आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें नागौर और टिड्डी से रिलेटेड मिलेंगी। नागौर की अगर बात करें तो अब तक 6,000 से ज्यादा किसानों के 16,000 से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में अंडे पाए गए हैं और टिड्डियों को हालांकि नष्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी उनके अंडे जीवित हैं जिनको नष्ट करने की कार्रवाई लगातार जारी है। तो बेसिकली जहां पर टिड्डियों ने अंडे दिए थे वहां पर फाका होने से उनको कंट्रोल किया जा रहा है। किसानों से आग्रह किया जा रहा है कि अपने खेतों और उसके आसपास की पड़त भूमि में जहां भी ये अंडे हैं जिसमें से हॉपर्स निकल रहे हैं उनकी सूचना मिल रही है तो तुरंत ये कृषि विभाग को सूचना देवें जिससे कि इनको तत्काल मारा जा सके। बड़ी जरूरी न्यूज है ये, इसको आप ध्यान रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां से भी आपको रेगुलर न्यूज मिलेगी बाड़मेर की, किस प्रकार से टिड्डी बाड़मेर में भी समस्या पैदा कर रही है, खरीफ की फसल को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। अगला सवाल, खरीफ की फसल की बात करें तो नागौर में खरीफ की निम्न में से कौन सी मुख्य फसल नहीं है? जरूरी वर्ड यहां पे है नहीं है।
खरीफ की कौन सी यहाँ पे मुख्य फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बाजरा, बी मूंग, सी मोठ और डी गन्ना। इसका आंसर है अपना ऑप्शन नंबर डी गन्ना। इट इज द राइट आंसर। देखिए ये हमारी खरीफ की मुख्य फसलें, ऑप्शन डी गन्ना इज द राइट आंसर। खरीफ की मुख्य फसलें आप देखिए हमारे नागौर में बाजरा, मूंग, मोठ तीनों हैं, गन्ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस प्रकार की फसल को उनालू कहा जाता है? उनालू किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। चौथा ऑप्शन बड़ा ही पेचीदा ऑप्शन होता है, इनमें से कोई भी नहीं। कई बार आदमी सोचता है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई बार यही आंसर निकलता है, ऑप्शन नंबर डी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रबी की फसल कहलाती है उनालू। बेसिकली रबी की फसल को उनालू कहा जाता है, खरीफ की फसल को सयालू या सावणु कहा जाता है। रबी की फसल में मेन होती हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी। खरीफ में मेन होती हैं बाजरा, जवार, मूंगफली, कपास, गन्ना, सोयाबीन, चावल इत्यादि। जायद भी हमारे होती है जो गर्मियों में होती है, अप्रैल मई में। उसमें होते हैं खरबूजे, तरबूज, ककड़ी। आपने गर्मी में खरबूजे, तरबूज, ककड़ी बहुत ज़्यादा खाए होंगे, वे होते हैं जायद की फसल। खरीफ की फसल जो होती है वो जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर में बोकर इसको काटी जाती है। रबी की फसल का समय होता है अक्टूबर, नवंबर, जनवरी एवं फरवरी। जायद की फसल आपको बताया था मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। बेसिकली मार्च, अप्रैल, मई होता है इसका। तो ये इंपॉर्टेंट आपके एग्रीकल्चर की बेसिक्स हैं, ये इनको हमेशा याद रखिएगा। आपसे कभी भी कोई भी पूछ सकता है। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको, ये वाली जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हर बच्चे को, हर किसी को, ये तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए। एनी टाइम आपको रात को 3 बजे भी उठ के पूछा जाए तो आपको ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सवाल नंबर 5। अब हम एग्रीकल्चर से निकल के, टिड्डियों से निकल के बाघ के ऊपर आते हैं। राजस्थान में बाघ निम्न में से कौन से स्थानों पर नहीं पाए जाते? देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा इसको एग्जाम में मार्क करिए, क्वेश्चन आएगा तो नहीं पाए जाते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कई बार क्या करते हैं, हम फटाफट पढ़ते हैं राजस्थान में बाघ निम्न में से कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं। फटाफट ऑप्शन है मुकुंदरा में तो है, राइट। एक मार्क करके हम फटाफट मार्क कर देते हैं, आके कहते हैं ओहो नहीं तो पढ़ा ही नहीं हमने। ये वर्ड हम मिस कर जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नहीं पाए जाते। ऑप्शंस आपके सामने हैं मुकुंदरा हिल्स रिजर्व, सरिस्का, नाहरगढ़ और सीता माता अभ्यारण्य। आंसर भी आसान है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीता माता अभ्यारण्य। आइए देखते हैं। बेसिकली मुकुंदरा को बहुत ज्यादा फॉलो किया था। 12 दिन में लगभग दूसरी टाइगर की मौत हो गई यहाँ पे। तो मुकुंदरा में पहले से एक शावक लापता था, दूसरा घायल मिला और अब एक बाघिन की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे आपको कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे रणथंभौर, यहाँ पे हमें बाघ मिलते हैं। सरिस्का, यहाँ पे बाघ मिलते हैं। नाहरगढ़ में भी बाघ मिलते हैं। स्पेशली यहाँ पे एशियाटिक बाघ, एशियाटिक शेर पाए जाते हैं नाहरगढ़ में। सज्जनगढ़ बायो पार्क है, इसमें भी बाघ हैं। तो इस प्रकार से आप इन सब को नोट कर लें, कहां कहां बाघ, बाघिन मिलते हैं। अब आइए ये देखिए, फिर से अपन को मुकुंदरा टाइगर हिल्स रिजर्व की न्यूज आई थी। अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपके लिए बहुत आसान ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली न्यूज में रेगुलर कवरेज हुआ है इसका। क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्रता की लड़ाई में 13 मार्च 1947 को अमृतसर के जलियांवाला बाग जैसा कांड नागौर में हुआ था, उस कांड का नाम बताइए। दाबड़ा कांड, इनानिया कांड, लोसल कांड या सिंघाना कांड। आपको नागौर की न्यूज है, ये बड़ी फेमस ये कांड हुआ था। इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दाबड़ा कांड। बेसिकली अमृतसर के जलियांवाला बाग जैसा था नागौर का दाबड़ा कांड। निहत्थे किसानों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी और इसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी मौलासर के दाबड़ा निवासी पन्ना राम जी लोमरोड पुत्र बोधूराम जी, इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और ये स्वतंत्रता सेनानी कहलाए। बहुत ही दाबड़ा में स्वतंत्रता सेनानियों की याद में है बना है एक शहीद स्मारक। इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसको ढंग से फॉलो कीजिएगा। ये डीडवाना उपखंड में एक छोटा सा गांव है दाबड़ा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि कांड हुआ था, इसको आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील से नमक का उत्पादन खाने योग्य नहीं होता है? ऐसी खारे पानी की झील का नाम बताना है जिसमें से नमक का उत्पादन नहीं होता है, और नमक का उत्पादन होता भी है तो वो खाने योग्य नहीं होता है। बेसिकली खारे पानी की झील है, नमक बनता है, लेकिन वो खा नहीं सकते उस नमक को। सांबर झील, पचपदरा झील, नमक झील डीडवाना, खालड़ा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नमक झील डीडवाना खालड़ा, ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिकली डीडवाना की जो नमक की झील है, जिसको हम खालड़ा के नाम से जानते हैं, यहाँ पे एक ऐसी झील है जिसमें सोडियम सल्फेट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, 98%। इसकी वजह से खाद्य नहीं है, इसको खाया नहीं जा सकता, इस नमक को खाने में उपयोग नहीं किया जा सकता। सांबर के बारे में आपको बताया है, सांबर झील में उत्तम किस्म का नमक उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर राज्य के कुल उत्पादन का 80% नमक यहीं पे तैयार होता है। तो बेसिकली ये झील जो है, सांबर झील, समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। 1200 फुट याद रखिएगा, मीटर्स नहीं है। इसका क्षेत्रफल लगभग 90 वर्ग मील तक है। तो बेसिकली सांबर झील से ही हमारे यहाँ पे आप देखेंगे, इसी झील से ही हमें नावा तक में भी नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। नावा जो कि नागौर जिले में ही पड़ता है। तो आइए, ये हमारे आज के 7 क्वेश्चंस थे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आज की इस लेक्चर से आपने टिड्डियों के बारे में, उसके बाद एग्रीकल्चर, खरीफ, राबी, सयालू, उनालू, इन सब फसलों के बारे में, उसके तत्पश्चात बाघों के बारे में, उसके बाद में हमारे स्वतंत्रता सेनानी एवं नमक झील के बारे में, थोड़ा बहुत डीडवाना, नागौर के बारे में आपने जानकारी हासिल की। बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आई होप आप इस सबको रिटेन करेंगे, रिवाइज करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।